अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम पाकिस्तान अफेयर जो है इसको स्टार्ट करेंगे और हम इसको 2 लेक्चर्स के अंदर ना कंप्लीट जो है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस इतना ज्यादा है कि हम इसको जितना भी पढ़ लेना फिर भी इसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रह जाता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम जो मेन मेन चीजें हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको हम इन 2 लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर लें, जो आपके आगे संडे को जो आपका पेपर आ रहा है उसके अंदर आपके काम आए। ठीक है, कोशिश यही होगी कि आपको रेलिवेंट चीजें पढ़ाई जाएं, इरेलीवेंट ना जाएं। बाकी ये जो नोट्स आपके सामने मैंने शेयर किए हैं ना, इसके अंदर काफी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पर जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी आपने सिर्फ उनको ही नोट करना है और उनको ही याद करना है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको छोड़ते जाएं। ये जो आपके पेपर है ये हो जाए तो उसके बाद हम एक सेशन करेंगे, तो उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट जो है ना पाकिस्तान अफेयर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर होगा और जो आपका कल का लेक्चर होगा, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको मेन मेन चीजें बतानी है। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ना सिर्फ वो है जो हमारे पेपर से रेलिवेंट है। बाकी चीजें भी पेपर की रेलिवेंट ही हैं। देखिए, पाकिस्तान अफेयर हमें कंप्लीट ही पढ़नी चाहिए, उसमें कोई चीज हम छोड़ नहीं सकते। हमें नहीं पता पीपीएससी पेपर में क्या देगी। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उमैया डायनेस्टी से। आपने इसके अंदर जो मेन वो क्वेश्चन पूछता है ना, वो ये पूछता है कि उमैया डायनेस्टी का फाउंडर कौन है और यजीद किस डायनेस्टी से था। ये 2 क्वेश्चन काफी दफा आते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उमैया डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। मैं वन बाय वन आपको पढ़ाती हूँ, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। उमैया डायनेस्टी फाउंड कब हुई है? 661 में फाउंड हुई और ये 750 तक रही है। ठीक है, 661 में ये बनी थी और 750 तक ये रही थी। इसके जो फाउंडर थे वो हजरत अमीर मुआविया थे। आपने लाजमी इसको याद रखना है। और हजरत अमीर मुआविया के बाद यजीद आया और यजीद के बाद मारवान आया। ठीक है, इसके बाद आपने ये याद रखना है कि वलीद बिन मलिक जो है उसकी कौन सी डायनेस्टी थी? उसकी उमैया डायनेस्टी थी। वलीद बिन मलिक की कौन सी डायनेस्टी थी? वलीद बिन मलिक की उमैया डायनेस्टी थी। ठीक है, वलीद बिन मलिक ने रूल किया 705 से 715 तक। ये वो क्वेश्चन आपको इस वजह से दे सकता है कि आपको पता है कि हम कासिम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, तो वो इसका ही जर्नेल था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसके बारे में पूछता है तो फिर वो ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम किसका जर्नेल था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वलीद बिन अब्दुल, इस वजह से हम वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है ना इसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो आपने याद रखना है कि उमैया डायनेस्टी से ही वलीद बिन अब्दुल मलिक जो था इसका जो था वो इसका ताल्लुक था। ठीक है, मारवान जो था उसके 2 बेटे थे। बाकी इस चीज को छोड़ दे फिलहाल। उसके बाद आपने याद रखना है कि उमैया का लास्ट रूलर कौन था। उमैया डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो मारवान 2 था। उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पे आपने एक ये क्वेश्चन याद कर लेना है। उमर सानी आपसे टाइटल पूछता है किसका है? उमर सानी, आप लोग हजरत उमर फारूक पे टिक करके आते हैं। उमर सानी जो टाइटल है ना वो उमर बिन अब्दुल अजीज का है। उमर सानी किसका टाइटल है? उमर बिन अब्दुल अजीज का है। ये अब्दुल अजीज का बेटा था। ठीक है, उसका ये टाइटल था उमर सानी। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कि उमैया डायनेस्टी जो है उसका कैपिटल क्या था। उमैया डायनेस्टी का कैपिटल दमास्कस था। ठीक है, फिर आपने याद करना है कि जो बैटल ऑफ जाब है, बैटल ऑफ जाब जो थी वो अब्बासियों और उमैया के दरमियान हुई थी और अब्बासियों ने उमैया से डायनेस्टी छीन ली थी। ठीक है, 750 तक। मैंने पहले भी बताया है कि जो उमैया डायनेस्टी थी वो 750 तक थी। ठीक है, और 750 में अब्बासियों ने उमैया से डायनेस्टी छीन ली थी। उस वार को, उस बैटल को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ जाब कहते हैं। अब्बासी डायनेस्टी का पीरियड कितना था? सिर्फ इसका पीरियड याद रखना है, 750 से 1258 तक था। अब्बासी का कितना पीरियड था? 750 से 1258 तक था। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाए, हमारे पास नेक्स्ट आता है। ठीक है, अब हमने वलीद बिन मलिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसके जो जो जर्नेल थे। जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन पास पेपर के अंदर भी उसने पूछे हुए हैं। ठीक है, अब वलीद बिन अब्दुल मलिक जो था, ये सबसे पहला क्वेश्चन यही कि ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, या जब इसका रोल था कौन सी डायनेस्टी जा रही थी, या जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो कौन सी डायनेस्टी जा रही थी? उमैया डायनेस्टी थी। ठीक है, इसने रूल किया 705 से 715 AD तक। ठीक है, इसके ये 5 जर्नेल थे। एक हजाज बिन यूसुफ था, एक मोहम्मद बिन कासिम था, एक मूसा बिन नुजैर था, एक तारिक बिन जियाद था और लास्ट जो था वो कुतैबा बिन मुस्लिम था। ये 5 जर्नेल किसके थे? वलीद बिन अब्दुल मलिक के थे। याद रखने, आपसे ये पूछ सकते हैं कि मूसा बिन नुजैर किसका जर्नेल था या किसके अंडर काम करता था? वो वलीद बिन अब्दुल मलिक का जर्नेल था।
ठीक है। अब हज्जाज बिन यूसुफ जो था, ये इसने किसको फतेह किया? इसने बसरा को किया। ये गवर्नर था बसरा का। आपसे पूछता है बसरा का गवर्नर कौन था? बसरा का गवर्नर जो था वो हज्जाज बिन यूसुफ था। मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने 712 में सिंध को फतेह किया, आपको पता है इसका। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट को इसने फतेह किया। मूसा बिन नुजैर जो था, इसने अफ्रीका को फतेह किया, और 716 में इसकी डेथ हुई थी। ये हज्जाज में पूरी डेथ। ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करना है कि अफ्रीका को किसने फतेह किया? मूसा बिन नुजैर ने किया। यूरोप को किसने किया? तारिक बिन जियाद ने किया। सेंट्रल एशिया को किसने किया? सेंट्रल एशिया को कुतैबा बिन मुस्लिम ने किया। ठीक है, ये सारे आपने सीक्वेंस में याद रख लेने हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, वो हजाज बिन यूसुफ का नेफ्यू था। ठीक है, और उसके अलावा इसका सन इन लॉ भी था। ठीक है, हजाज बिन यूसुफ ने अपनी बेटी की शादी भी इससे करवाई हुई थी। तो ये दो रिलेशन का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है हजाज बिन यूसुफ की डेथ कब हुई? 714 में हुई। वलीद बिन अब्दुल मलिक की कब हुई? 715 में हुई। और मोहम्मद बिन कासिम की भी 715 में हुई। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की ट्राइबल कौन सी थी? सक्फी थी। सिटी कौन सा था? ताइफ था। और इसका टाइटल क्या था? इमादुद्दीन था। बाकी हजाज बिन यूसुफ वाला मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और आते हैं, जैसे कि इसने सिंध पर कब अटैक किया? 712 में किया। ठीक है, तो इन चीजों का आपको पता है, तो हम इन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे थे कि आपको पता है जब तीबल में कश्ती जो थी वो लूट ली गई थी, तो वहां पर अब ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है कि हजाज बिन यूसुफ को किसने खत लिखा था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हजाज बिन यूसुफ को किसने खत लिखा था? हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा था नाहिद ने। हजाज बिन यूसुफ को किसने खत लिखा था? नाहिद ने खत लिखा था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे आता है कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुकूमत किसकी थी? ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन रूल कर रहा था? सब कॉन्टिनेंट के अंदर राजा दाहिर रूल कर रहा था। राजा दाहिर की जो डायनेस्टी थी, उसका कैपिटल अरोड़ था। या जो चीजें बता रही हूँ वो आपने करनी है, जो छुड़वा रही हूँ वो नहीं करनी। ठीक है, राजा दाहिर की जो डायनेस्टी थी उसका कैपिटल अरोड़ था। राजा दाहिर के वजीर का नाम सिसाका था। राजा दाहिर की बीवी का नाम लाडी बाई था। राजा दाहिर के वालिद का नाम राजा चच था, और इसके बेटे का नाम जय सिंह था। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं। वजीर का नाम उसने पेपर में पूछा हुआ है अभी रिसेंटली जो आपके पेपर हुए हैं, आई थिंक 2022 वाले पेपर के अंदर उसने पूछा था। ठीक है, कि राजा दाहिर के वजीर का नाम क्या था? सिसाका। राजा दाहिर की बीवी का नाम लाडी बाई। राजा दाहिर के वालिद का नाम राजा चच, और बेटे का नाम जय सिंह था। उसके बाद हमारे पास आती है महमूद गजनवी। अब महमूद गजनवी ने एक एक तो आपने इसके अंदर इसका पीरियड याद रखना है। ठीक है, गजनवी डायनेस्टी जो थी वो 977 से 1186 तक थी। बाकी इसके अंदर पूरी एक स्टोरी है। अलबतगीन था, उसका बेटा नहीं था, फिर वो एक गुलाम को खरीदता है, उसको वो अपना बेटा बना लेता है, उसका नाम वो सुबतगीन रखता है। इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये वो आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। इंटरव्यू टाइम हम इन सबको देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि गजनवी डायनेस्टी जो है वो 977 से 1186 तक है। ठीक है, और इसको किसने फाउंड किया? इसको सब्तगीन ने फाउंड किया। ठीक है, महमूद गजनवी किसका बेटा था? सब्तगीन का बेटा था, याद रखना है। महमूद गजनवी कब पैदा हुआ? 971 में पैदा हुआ। और उसके बाद याद रखना है कि महमूद गजनवी ने अपनी गवर्नमेंट कब बनाई? 998 के अंदर बनाई। सबुकतगीन की डेथ कब हुई? 997 के अंदर हुई। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद गजनवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले कि गजनवी ने हिंदुस्तान पर कब हमला किया? ठीक है, अब कहीं पर आपको 1000 मिलेगा, कहीं पर आपको 1001 मिलेगा। तो जो आपको आपके ऑप्शन में होगा उस पर आप टिक कीजिएगा। वैसे इसका राइट जो है ना वो 1001 नहीं है। फिर हमारे पास आता है गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए? 17 हमले किए। ये तो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, जिसमें वो कहता है गजनवी ने कितनी रेड्स की हैं हिंदुस्तान में? ठीक है, 17 रेड्स की हैं। गजनवी पैदा कब हुआ? 971 में। और कब तक रहा? 1030 तक रहा। उसके बाद है गजनवी ने लाहौर पर कब कब्जा किया? 1021 में लाहौर पर कब्जा किया, और वहां पर इसने अयाज को गवर्नर बनाया। ये आपने लाजमी याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर कौन था? लाहौर का पहला मुसलमान गवर्नर अयाज था। इसको किसने बनाया था? गजनवी ने बनाया था। उसके बाद आता है गजनवी ने 1026 में गुजरात पर हमला किया, और वहां पर शंभुनाथ टेम्पल जो था उसको तबाह कर दिया। ठीक है, इसके पीछे भी स्टोरी है, ये भी आपको फिर कभी बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद है टाइटल इसके आते हैं। ये आपने सारे याद रखने हैं। गजनवी के टाइटल हैं, एक है यमनुद्दौला, दूसरा है आइडियल डिस्ट्रॉयर, और तीसरा है किडनैपर ऑफ स्कॉलर। ठीक है, इसके दौर में स्कॉलर बहुत ज्यादा आए। अगर इसे पता चल जाता है कि यहाँ पे स्कॉलर है, वो नहीं आता तो ये उसको उठवा लेता था।
तो ये भी आपने याद रखने हैं इसके तीनों टाइटल। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अल बेरूनी किसके साथ आया था या किसके दौर में आया था। अल बेरूनी जो है वो गजनवी के दौर में आया था। इसका रियल नाम अबू रिहान अल बेरूनी था, ठीक है। और इसने अर्थ का रेडियस निकाला था। उसके बाद एक बुक है किताबुल हिंद, ये किसने लिखी? ये अल बेरूनी ने लिखी। फिर दोसी भी इसी के दौर में आया था, उसने कौन सी किताब लिखी? शाहनामा, ठीक है। शाहनामा इस्लाम हफीज रंदरी ने लिखी है। जब इस्लाम साथ में नहीं है, सिर्फ शाहनामा है, तो ये किसने लिखी है? फिर तोसी ने लिखी है। उसके बाद गजनवी का बेटा था महमूद गजनवी। आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि महमूद गजनवी का जो बेटा था मसूद गजनवी, ठीक है, उसके दौर में हजरत दातागंज बख्श आए थे। ये पहले सूफी थे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। हजरत दातागंज बख्श अली हिजवेरी, इनका असल नाम भी याद रखना है, अली बिन उस्मान इनका रियल नेम था। और इन्होंने बुक लिखी थी कशफल मजूब। बस इस यहाँ तक आपने इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, सिख एम्पायर आती है, ठीक है। अब सिख एम्पायर के अंदर आपने सबसे पहले याद रखनी है कि ये कब फाउंड हुई और कब तक रही, ठीक है। सिख डायनेस्टी जो थी ये 1799 में स्टार्ट हुई और 1849 तक रही। उसके बाद इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था रंजीत सिंह। और सिख डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? लाहौर था। ये आपने लाजमी याद रखना है। कैपिटल आपसे पूछता है, फाउंडर भी पूछता है, कैपिटल भी पूछता है कि सिख डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? रंजीत सिंह था। और इसका कैपिटल क्या था? लाहौर था। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई 1845 से 1846 तक। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब हुई? 1845 से 1846 तक, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछ लेता है कि पहली जो सिख वार हुई उसमें सिखों का हुक्मरान कौन था? सिखों का हुक्मरान था दुलीप सिंह, ठीक है। सिखों का हुक्मरान कौन था? दिलीप सिंह। ये सिखों और अंग्रेजों के दरमियान हुई थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आपसे ये पूछ लेता है कि जो सिख थे ना, इन्होंने ही जो मुल्तान का आखिरी नवाब था उसे कत्ल किया था और वहां पे जो है इन्होंने हुकूमत बना ली थी, सिखों ने। तो आपने ये याद, यहाँ पर ये सारा कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है मुल्तान का आखिरी नवाब कौन था? मुल्तान का आखिरी नवाब था जफर खान। मुल्तान का आखिरी नवाब कौन था? नवाब जफर खान, ठीक है। इसको किसने कत्ल किया था? इसको रंजीत सिंह का जो बेटा था ना, खड़क सिंह, ठीक है, उसने इसको कत्ल किया था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा, ठीक है। गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा 75 लाख में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई? 1846 के अंदर हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई? ये भी 1846 में हुई, ठीक है। डोगरा राज कश्मीर में कब तक रहा? 1846 से 1847 तक रहा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, चलें, उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड एंग्लो सिख वार कब हुई? पहले आपको फर्स्ट बताइए, अब सेकंड है, ठीक है। सेकंड हुई थी 1849 में, अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। इसी के अंदर बैटल ऑफ सेब्रिकोन भी हुई थी जिसमें लाहौर पर कब्जा कर लिया गया था, ये भी 1849 उसी वार के दौरान ये भी अंदर हुई थी, ठीक है। तो इसमें लाहौर पर कब्जा कर लिया था, ये भी आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है सिख डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? दुलीप सिंह था। और ये 1849 तक डायनेस्टी चली थी। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कश्मीर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो भी यहाँ पे कर लें कि हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। 562 स्टेट्स थी और जो सबसे बड़ी स्टेट थी वो कश्मीर थी। पहली कश्मीर थी, दूसरी हैदराबाद थी, आई थिंक मैंने आपको वॉइस में बताया भी था उसके अंदर। जब पार्टीशन हो रही थी कश्मीर पाकिस्तान की और इंडिया जब दोनों अलग अलग हुए, तो उस वक्त कश्मीर का रूलर कौन था? उस वक्त कश्मीर का रूलर था हरी सिंह। कश्मीर का रूलर कौन था उस वक्त? हरी सिंह था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया। ये मैंने सारी स्टोरी आपको ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बता दी है, दोबारा से यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी। हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ इल्हाक किया। इंडिया ने क्या किया, एक दिन बाद 27 अक्टूबर को अपनी आर्मी कश्मीर के अंदर भेज दी और कश्मीर ने 27 को ही ब्लैक डे मनाया, ठीक है। अब हर साल 27 को कश्मीर ब्लैक डे होता है, ये आपने याद रखना है। आपसे पूछता है कश्मीर ब्लैक डे कब होता है? 27 अक्टूबर होता है। उसके बाद कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 5 फेब होता है। उसके बाद है इंडिया ने जो कश्मीर का इशू था वो यूएनओ में कब पेश किया? 1 जनवरी 1948 को पेश किया। फिर हमारे पास आती है सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन 1949 में हुई, ठीक है। ये पहले कायदे आजम को भी ये कहा गया था लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा मैंने पूरा कश्मीर आजाद करवाना है। फिर उनकी डेथ हो गई तो लियाकत अली खान जो है उन्होंने सीज फायर लाइन को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर सीज फायर लाइन को ही 1972 के अंदर एलओसी का नाम दिया गया। शिमला एग्रीमेंट हुआ जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान।
तो वहां पर सीज फायर लाइन का नाम चेंज करके LOC रख दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो है 861 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपने इसकी लेंथ भी याद रखनी है, आपसे पूछता है। अभी आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया ने जो कश्मीर का स्टेटस है ना उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके आर्टिकल 370 और 335A के अंदर लिखा हुआ था कश्मीर के स्टेटस के बारे में, कि इसकी अलग एक हुकूमत होगी, सारा कुछ होगा, दूसरे जो ये हिंदू वगैरह वहां पे जाके जमीनें वगैरह नहीं खरीद सकती, सब कुछ। लेकिन मोदी ने ये किया है कि उसने 5 अगस्त 2019 को ना ये दोनों आर्टिकल जो थे इनको खत्म कर दिया, यहाँ से कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया है कि अब जो हिंदू हैं वो भी वहां पे जाके अपनी जमीनें खरीदेंगे, सारा कुछ करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ कश्मीर के अंदर जो है ना वो हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो जाए और कल को वो ये क्लेम कर सकें कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी कम है, हिंदू जो है ना वो ज्यादा है। हम कहते हैं ना मुसलमान कश्मीर के अंदर ज्यादा हैं भी ज्यादा। ठीक है। तो जब अब उसने जब ये चीज खत्म कर दी है तो हिंदू वहां पे जाके आबाद होना स्टार्ट हो गए हैं, तो कल को वो ये कह सकेगा ना कि देखें यहाँ पर हिंदू ज्यादा हैं, तो इस लिहाज से ये हमारा इलाका हुआ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आ जाएं, है वो मुगल एम्पायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने जो सारी चीजें थी वो आपको बता दी हैं, कुछ नोट्स में जो आपके साथ वो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी, कुछ आप उनको भी रीड कर लीजिएगा। बाकी आपने सारा जो है वो मेरे नोट्स पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, अब एक चीज आपको दी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर से रिलेटेड आपको बताया है, आपने कश्मीर से रिलेटेड बाकी चीजें भी सर्च कर लेनी है। ठीक है, आपको इसके अलावा भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपने वो भी करने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर कब फाउंड हुई? 1526 के अंदर फाउंड हुई। किसने फाउंड की? बाबर ने फाउंड की। बाबर ने किसको शिकस्त दी? इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी। बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, ये 1526 में हुई। आपसे सिंपल जो भी पूछ सकता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526 के अंदर हुई। और इब्राहिम लोधी जो है ना ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। दिल्ली सल्तनत जो है इसके मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है मुगल एम्पायर ने कितना रूल किया? मुगल एम्पायर ने 300 साल तक रूल किया। बैटल ऑफ खानवा कब हुई? बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई, राजपूत और राणा सांगा के दरमियान हुई। 1529 के अंदर बैटल ऑफ घोगरा हुई। ठीक है, ये सुल्तान मोहम्मद लोधी अफगान का था। ठीक है, अफगान की आर्मी में था, उसके साथ बाबर की लड़ाई होगी। तो यहाँ पर 3 बार आपको बताई है, तीनों आपने याद रखनी है। पहली है बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुई। बैटल ऑफ घोगरा जो थी वो 1529 में हुई। तीनों आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बाबर की डेथ कब हुई? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे बार बार ये पेपर के अंदर पूछता भी है। ठीक है, बाबर की डेथ हुई है 1531 के अंदर। और बाबर कहाँ पर बुरिड है? अफगानिस्तान काबुल के अंदर बुरिड है। बाबर कहाँ पर बुरिड है? अफगानिस्तान काबुल के अंदर बुरिड है। फिर हमारे पास आता है हुमायूं। ठीक है, अब बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। इनको आपने सीक्वेंस में याद करना है, आपसे पूछ सकता है कि हुमायूं किसका बेटा है। ठीक है, तो बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। हुमायूं ने पहले रूल किया 1530 से 1540 तक। फिर उसने 1555 से 1556 अंदर वाला जो पीरियड था ना उसमें शेर शाह सूरी ने इससे गवर्नमेंट छीन ली थी, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी, ये हार गया था और जो हुकूमत थी वो शेर शाह सूरी के पास चली गई थी। ठीक है, शेर शाह सूरी का आपको पता है उसने GT रोड भी बनवाया, रोहात फोर्ट उसने 1542 के अंदर बनाया, उसकी डेथ हुई थी 1545 के अंदर। शेर शाह सूरी के रिलेटेड भी नोट्स आपसे शेयर करूंगी, वो भी आप एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब ऊपर हमने पढ़ा हुमायूं। ठीक है, हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। अब हुमायूं का बेटा आएगा अकबर। ठीक है, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई वो 1556 में हुई। 1556 में हुमायूं का बेटा अकबर और सम्राट चांद्रा, इन दोनों के दरमियान ये लड़ाई हुई। अकबर ये लड़ाई जीत गया था। ठीक है, अकबर ने क्या क्या काम किए हैं? अकबर ने आगरा फोर्ट बनवाई है, गुजरात फोर्ट बनवाई है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनवाई है, इसने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करवाया 1582 के अंदर। आपने ईयर भी याद रखना है। अकबर को काला नूर का जो क्राउन है वो भी मिला। अकबर ने मुगल एम्पायर को प्रोवेंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अकबर ने बुक भी लिखी, अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, पर्शियन जुबान में है, इसके ऊपर काम किया है अब्दुल फजल ने। ये तो PPSC का मोस्ट जो है ना वो सब आपके लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि अकबरनामा जो है वो किसने लिखी है? अब्दुल फजल ने लिखी है। उसके बाद अकबर की डेथ कब हुई? 1605 में हुई, और ये बुरिड कहाँ पर है? बंगाल के अंदर है। फिर उसके बाद हमारे पास अकबर का बेटा आता है जहांगीर। ठीक है, जिसे आप शहजादा है सलीम के नाम, अनारकली वाला सलीम। अच्छा, जहांगीर जो है ये पर्शियन जुबान का लफ्ज है, इसका मीनिंग ये है कनकेरर ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपसे पूछता है, आपने करना है। फिर हमारे पास आता है कि जहांगीर जो है
इसका रियल नाम क्या था? नूरुद्दीन सलीम था। ठीक है, ये अरेबिक जुबान का लफ्ज है, इसका मीनिंग है लाइट ऑफ द फेथ। जहांगीर की डेथ कब हुई थी? जहांगीर की डेथ 1627 के अंदर हुई थी। इसने शादी की थी नूरजहां से, ये शेर अफगान की विडो थी। ठीक है, और इसने नूरजहां से कब शादी की थी? 1611 में की थी, ये ईयर भी याद रखना है। फिर हमारे पास जहांगीर का बेटा शाहजहां आता है। शाहजहां का मीनिंग है किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां का क्या मीनिंग है? किंग ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद शाहजहां का असल नेम भी उसने पेपर के अंदर पूछा हुआ है। शाहजहां का जो फुल नेम था या जो रियल नेम था वो था शहाबुद्दीन। ठीक है, वो क्या था? शहाबुद्दीन। शाहजहां वैसे पर्शियन जुबान का लफ्ज है। ताजमहल, इसका यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, कि शाह ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। किस ईयर में बनवाया? 1632 में बनवाया। किस के लिए बनवाया? अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने जिजिया इम्पोज करवाया 1679 के अंदर। ये लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। इसके बारे में यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है कि मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी भी दिया था। इसने शाही मस्जिद भी लाहौर के अंदर बनवाई। आपने ईयर याद रखना है शाही मास्क का, 1673 के अंदर इसने बनवाई। उसके बाद इसकी डेथ हुई 1707 के अंदर। इसके आपने ये तीन क्वेश्चन याद रखने हैं। एक, ये लास्ट रूलर था। दूसरा, इसकी डेथ कब हुई। और तीसरा, इसने शाही मस्जिद बनवाई लाहौर के अंदर, किस ईयर में बनाई? 1673 के अंदर। फिर आप यहाँ पे दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी याद कर लें। एक मीनार पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर है? इकबाल पार्क में है। अब ये सबको पता है लाहौर में है। आपने आगे याद रखना है, वो आपसे आगे पूछता है किस पार्क में है। लाहौर इकबाल पार्क के अंदर है, 1968 में बना। और मोती मस्जिद जो है ये 1635 के अंदर बनी। इसका भी ईयर आपसे पूछता है। मोती मस्जिद कहाँ पर है? लाहौर में। और किस साल बनी? 1635 के अंदर बनी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वार ऑफ इंडिपेंडेंस और अलीगढ़ मूवमेंट जो है ना, उसके बारे में कुछ मेन मेन चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉर्ड कैनिंग ने रूल किया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने रूल किया 1856 से 1862 तक। ठीक है, मतलब ये है कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो किसका रूल था? लॉर्ड कैनिंग का रूल था। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुई? 1857 के अंदर स्टार्ट हुई। सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 के अंदर दिल्ली में पैदा हुए। आपने पूरा याद रखना है, डेट मंथ ईयर तीनों चीजों का आपको पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान पैदा हुए 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के अंदर, और इनकी डेथ हुई 27 मार्च 1898 के अंदर। ये भी आपने पूरा याद रखना है। अभी पिछले जो पेपर हुए हैं उसके अंदर इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि सर सैयद अहमद खान बुरीड कहाँ पर है। ठीक है, तो ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ही बुरीड है। आपने याद रखना है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर ही बुरीड है। फिर वो आपसे पूछता है अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन है? अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर भी सर सैयद अहमद खान है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सर सैयद अहमद खान चीफ जज कब बने? चीफ जज बने 1846 के अंदर। उसके बाद है लॉयल मोहम्मदन इंडियन किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान ने लिखी। लाइफ ऑफ मोहम्मद किसने लिखी? सर विलियम ने लिखी। आपने मुझे बताना है कि इसके रिप्लाई में सर सैयद अहमद खान ने क्या लिखा था। अब अगला क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद है सर सैयद अहमद खान जो थे, इनके बेटे का क्या नाम था? इनके बेटे का नाम था सैयद महमूद। इनके बेटे का क्या नाम था? सैयद महमूद। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। ट्रस्टी अलीगढ़ कॉलेज के पहले सेक्रेटरी कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। और इनकी डेथ के बाद हकीम अजमल खान बने थे। दोनों आपने याद रखने हैं कि ट्रस्टी अलीगढ़ कॉलेज जो था उसके पहले जो सेक्रेटरी थे वो सर सैयद अहमद खान थे, और सर सैयद अहमद खान की वफात के बाद हकीम अजमल खान बने थे। फिर हमारे पास आता है उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू स्टार्टेड बाय। ठीक है, उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए किसने काम स्टार्ट किया? मोहसिन उल मलिक ने किया। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सर सैयद अहमद खान पे टिक करके आते हैं। तो आपने याद रखना है कि मोहसिन उल मलिक ने किया था। फिर हमारे पास है अंजुमन तहरीक उर्दू किसने फाउंड की? अब ये भी जब क्वेश्चन आएगा आप सर सैयद अहमद खान पे टिक करके आएंगे। मोस्टली ये क्वेश्चन मिलते जुलते हैं ना। तो ये भी मौलवी अब्दुल हक ने जो है वो फाउंड की थी, सर सैयद अहमद खान ने फाउंड नहीं की थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सर सैयद अहमद खान हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग एंड डॉक्ट्राइन ऑफ। जो सर सैयद अहमद खान थे वो किसकी टीचिंग से, किसके डॉक्ट्राइन से ज्यादा जो थे वो मुतासिर थे? वो शाह इस्माइल शहीद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो थे उनकी टीचिंग से इम्प्रेस थे, ज्यादा असरात उनकी हुए। उसके बाद हमारे पास आता है MAO स्कूल। ठीक है, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। नंबर वन ये है कि ये कब बना?
ये 1875 के अंदर बना, इसको कॉलेज बनाया गया 1877 के अंदर, और फिर इसको बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 1920 के अंदर। आपसे क्वेश्चन ये इसमें अंदर पूछता है कि ममडन एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल जब बना तो इसका इफ्तिताह किसने किया। ठीक है, इसका इफ्तिताह जो किया था वो लॉर्ड लेल्टन ने किया था, और इसका जो पहला हेड मास्टर था वो क्लेंट्री था। तो ये भी आपने याद रखने हैं, ईयर्स भी याद रखने हैं कि ये स्कूल 1875 में बना था, इफ्तिताह इसका लॉर्ड लेंटल ने किया था। 1877 में इसको कॉलेज बना दिया गया, और 1920 के अंदर ये यूनिवर्सिटी बन गई। फिर हमारे पास आता है टू नेशन थ्योरी। सबसे पहले किसने दी? सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। इनके फादर का नाम मोहम्मद मुत्तकी और मदर का नाम अजीजुन्निसा था। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैगजीन तहजीबुल इखलाक, जो है वो आपने कब लिखा, ठीक है, कब इशू हुआ? वो हर मंथ इशू होता था, और 24 दिसंबर 1870 में लिखा गया। वेंट आप इंग्लैंड कब गए? इंग्लैंड आप गए 1869 के अंदर। फिर आपको सर का टाइटल कब मिला? आपको सर का टाइटल मिला 1888 के अंदर। आपने काम किया सब जज और मुंसिफ के तौर पे। आसार सनादीद आपने कब लिखी? 1847 के अंदर लिखी। फिर हमारे पास आता है आपने बिजनौर की हिस्ट्री को कब कंपाइल किया? 1855 के अंदर कंपाइल किया। लाइफ ऑफ मोहम्मद के रिप्लाई में आपने क्या लिखा? खुतबात अहमदिया लिखी। रिसाला असबाब बगावत हिंद कब लिखा? 1859 के अंदर लिखा, और 1859 के अंदर ही आपने गुलशन स्कूल मुरादाबाद में बनाया, जिसे 1860 के अंदर दिल्ली ट्रांसफर किया गया। उसके बाद आपने विक्टोरिया स्कूल गाजीपुर में बनाया 1863 के अंदर। साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई 1864 के अंदर। अगर आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे ना, फिर आपको चीजें याद रहेंगी, क्योंकि देखें 60 आया पहले, 59 में स्कूल बना, फिर 60 में इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर 63 में विक्टोरिया स्कूल बना, फिर 64 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी गई। ठीक है, अच्छा, जो साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी ना, इसका पर्पस भी आपने याद रखना है। इसका पर्पस ये था कि इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना था। इसका पर्पस क्या था? कि इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना था। उसके बाद आप इंग्लैंड गए 69 से 1871 तक आप बाहर हैं, अपने बेटे के साथ गए थे। फिर आपके ऊपर जो किताब लिखी गई, आपकी लाइफ के ऊपर जो किताब लिखी गई, वो हयाते जवेद है। आपने मुझे अब बताना है हयाते जवेद किसने लिखी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद कब फाउंड हुआ? ये 1866 में, मई 1866। ठीक है, एग्जैक्ट जो डेट है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, मंथ और ईयर याद रखना है। मई 1866 में ये फाउंड हुआ। इसको फाउंड किया मोहम्मद आबिद हुसैन ने। इसके पहले प्रिंसिपल जो थे वो मौलाना कासिम थे। इसमें 900 स्टूडेंट्स थे। जामिया उल अंसार बनी 1906 के अंदर, और जामिया मिलिया बनी 1920 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ठीक है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है ये स्टार्ट हुई 1867 के अंदर। उर्दू जो है ये 400 साल पुरानी जुबान है। ये आपसे उर्दू वाले पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। उर्दू का दूसरा नाम क्या है? उर्दू का दूसरा नाम है लश्करी। फिर हमारे पास आता है उर्दू वाज इंट्रोड्यूस। ये मैंने उर्दू के अंदर भी आपको पढ़ाया है। उर्दू वाज इंट्रोड्यूस एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट 1832 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। फिर हमारे पास आता है वो पहले पर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अडोप्ट मैयर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने उर्दू की प्रोटेक्शन जो थी, उसके मैयर्स जो थे उनको अडोप्ट किया? सर सैयद अहमद खान ने किया। और उसके बाद सेंट्रल एसोसिएशन जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? इलाहाबाद के अंदर इस्टेब्लिश हुई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है नदवतुल उलमा। नदवतुल उलमा जो है ये इस्टेब्लिश हुई 1898 के अंदर। इसके फाउंडर हैं मोहम्मद अली। इसके पहले प्रिंसिपल हैं सईदुर रहमान, और ये काम कर रही है लखनऊ के अंदर। फिर हमारे पास अंजुमन हिमायत इस्लाम आती है। अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 के अंदर लाहौर में बनाई गई। इसके फाउंडर थे काजी हमीदुद्दीन। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, INC, पूरा नाम नहीं दे, सिर्फ INC दे दे तो उसका मतलब भी यही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड कब हुई? 1885 के अंदर फाउंड हुई। इसके फाउंडर कौन है? अलान ओक्टेवियन ह्यूम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर था। जब ये बनी उस वक्त पीरियड किसका था? लॉर्ड डफरिन का पीरियड था। इसके पहले प्रेसिडेंट उमेश चंद्रा थे, और इसके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो बदरुद्दीन तैयब थे। अब यहाँ पर आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो पूछे फर्स्ट प्रेसिडेंट, देन आपने उमेश पे ही टिक करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे ये बोले कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद इसका पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ 1885 के अंदर। इसके ईयर इजी हैं, आपको इजीली याद हो जाएंगे, सिर्फ आपने सिटी याद रखनी है। पहला 1885 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में, और चौथा इसका 1888 के अंदर हुआ। पहला सेशन इसका बॉम्बे में हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मदारिस में, और जो चौथा सेशन इसका था वो इसका इलाहाबाद के अंदर हुआ। उसके बाद जब
इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस वक्त प्रेसिडेंट इसका कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? जेबी कृपलानी थी। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और हम लोग क्या करते हैं, वो उमेश पे टिक करके आते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये अनाउंस हुई 1905 के अंदर। इसको किया लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस। इसके अगेंस्ट एक मूवमेंट लाई गई, वो उस मूवमेंट का नाम याद रखना है, स्वदेशी मूवमेंट लाई गई। फिर इसकी अनलमेंट होगी 1911 के अंदर। पेपर में अनलमेंट वाला वर्ड यूज करते हैं। 1911 के अंदर किसने की? लॉर्ड हार्डिंगटन ने की। ठीक है, ये भी याद रखना है, इसकी अनलमेंट किसने की? लॉर्ड हार्डिंगटन ने की। दोनों बंदों के नाम याद रखने हैं। पार्टीशन की किसने थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। फिर इसको कैंसिल किसने किया? इसको कैंसिल लॉर्ड हेडिंग टू ने किया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मुस्लिम लीग। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग आजकल भी आप सब लोगों की फेवरेट है। मुस्लिम लीग जो है ये बनी 1906 में ढाका के अंदर। इसके फाउंडर थे नवाब सलीमुल्लाह खान। इसकी लंदन में ब्रांच बनाई गई 1908 में। किसने बनाई? अमीर अली ने बनाई। ठीक है, सैयद अमीर अली। उसके बाद इसका एनुअल सेशन जो है वो 1907 के अंदर कराची में हुआ। इसके पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान थे। कायद आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में। फातिमा जिन्ना ने किया 1939 में। अलामा इकबाल ने किया 1908 में। यहाँ पे लियाकत अली खान का लिख लीजिएगा, लियाकत अली खान ने किया था 1923 में। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है। कायद आजम ने ज्वाइन किया 1913 में। फातिमा ने किया 1939 में। अलामा इकबाल ने किया 1908 में। और जो लियाकत अली खान थे उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1923 के अंदर। फिर हमारे पास आता है कायद आजम मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कब बने? 1916 में बने। अब आपने मुझे यहाँ पे बताना है परमानेंट प्रेसिडेंट कब बने थे, वो आपने ईयर बताना है। और ये जो थे मुस्लिम लीग के नामे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद कायद आजम ने कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? कांग्रेस को इन्होंने 1906 में ज्वाइन किया था। लेकिन 1920 के अंदर इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है कि कायद आजम ने कांग्रेस को लेफ्ट कब किया? 1920 के अंदर इन्होंने क्या किया? उसको लेफ्ट किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर था? लखनऊ के अंदर था। मुस्लिम लीग डिसॉल्व कब हुई? 15 अगस्त 1947 को हुई। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा हुआ है, लाजमी करना है कि मुस्लिम लीग डिसॉल्व कब हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, एक दिन बाद ये डिसॉल्व हुई 15 अगस्त 1947 के अंदर। फिर हमारे पास आती है मिंटो मार्ले रिफॉर्म। मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909 में हुई। इसका पर्पज क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसमें डिमांड क्या की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की गई थी, ये भी याद रखना है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। ठीक है, इसमें मुसलमानों ने डिमांड की थी सेल्फ गवर्नमेंट की। फिर हमारे पास साइमन कमीशन है, ये तो पीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन इंडिया विजिट किया इसने 1928 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेहरू रिपोर्ट आती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 के अंदर। इसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसके जवाब में कायद आजम ने 14 पॉइंट दिए 1929 के अंदर। जब कायद आजम ने 14 पॉइंट 1929 के अंदर दिए, उस वक्त कौन वासराय था? लॉर्ड आयरविन जो था वो वासराय था। और इसमें किस किस्म की गवर्नमेंट की डिमांड की गई? इसमें कहा गया कि फ्यूचर गवर्नमेंट जो होगी वो फेडरल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें यह भी डिमांड की गई कि सिंध को मुंबई से सेपरेट कर दिया जाए। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस आया। इलाहाबाद एड्रेस जो है वो 1930 में अलामा इकबाल ने दिया। फिर हमारे पास आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी, वो आपसे तीनों इकट्ठी भी पूछ लेता है। वो आपको कहता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड बताएं। ठीक है, तो आपने 30, 31, 32 याद रखना है। ऑप्शन में देगा 31 to 33, 30 to 34, इस तरह से करके। तो आपने याद रखना है 1930 में पहली हुई थी, 1931 में दूसरी हुई थी, और 32 में तीसरी हुई थी। ठीक है, 30, 31, 32, तो आपने याद रखना है 1930 to 1932 टोटल पीरियड है तीनों कॉन्फ्रेंस का। इसका पहला सेशन जो है वो नवंबर 1930 में हुआ, जिसमें सारी जो पार्टीज थी वो शामिल हुई थी, एक कांग्रेस को छोड़ के। ठीक है, और इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे एग्री हो गए थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद गांधी आर्विन पैक्ट हुआ 1931 के अंदर। इसमें गांधी ने भी शिरकत नहीं की थी। जो पहली हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें गांधी भी शामिल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है दूसरा सेशन हमारा सितंबर 1931 के अंदर हुआ। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद कौन सी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने सेकंड जो टेबल थी ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसको ज्वाइन किया था? अल्लामा इकबाल ने किया था। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं अल्लामा इकबाल ने क्यों ज्वाइन किया था? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने ज्वाइन किया था दूसरी जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद थर्ड सेशन जो है वो इसका नवंबर 1932 के अंदर हुआ। 1932 के अंदर ही कम्युनल अवार्ड भी हुआ, ये भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाए 1935 का एक्ट आया। 1935 की इसके पीछे भी स्टोरी है, वो बाद में सुनाऊंगी। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शन करवाए गए, इसको मैं आगे बताती हूँ।
ठीक है। 1935 के एक्ट के तहत दो पार्ट्स बनाए गए, एक प्रोविजनल और एक फेडरल। अब इसमें से ना वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि प्रोविजनल जो थे उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कितने उस वक्त सूबे बनाए गए, 11 सूबे बनाए गए 1935 के एक्ट के तहत। 11 प्रोवेंसेस बनाए गए। 1935 के एक्ट की बेस पर इलेक्शन करवाए गए 1937 वाले। ठीक है। 1937 इसमें, अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि प्रोविजनल असेंबलीज में कितनी सीट्स थी। प्रोविजनल असेंबली में सीट्स थी 1771। कितनी सीट्स थी? 1771। कांग्रेस ने कितने सूबों में इक़्तिदार संभाला? 8 सूबों में। 11 में से 8 में, पीछे मैंने बताया ना 11 प्रोवेंसेस बनाए गए थे, तो 11 के में से 8 जो थे उसमें कांग्रेस आई, और एक जो था वो मुस्लिम लीग को मिला। ठीक है, एक में मुस्लिम। उसके बाद वंदे मातरम सॉन्ग जो है ये किसने लिखा? बंकिम चटर्जी ने लिखा। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था एक्सपाल मुस्लिम फ्रॉम हिंदुस्तान। ठीक है, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालो। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1939 के अंदर। 1939 के अंदर ही कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, और जब कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन किया तो कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो था डिक्लेयर कर दिया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन। ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एक वो पीछे मैंने आपको साइमन वाला बताया और एक ये क्रिप्स वाला। इसमें क्रिप्स मिशन इंडिया का पहुंचा 1942 के अंदर पहुंचा। 1942 में ही क्विट मूवमेंट भी चलाई गई। क्विट मूवमेंट को हम अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। अगस्त मूवमेंट आ जाए वो भी क्विट मूवमेंट का ही नाम है, दोनों 1942 के अंदर है क्योंकि एक का ही नाम है ना। ठीक है, इसमें कायदे आजम एंटी मुस्लिम था। मुसलमानों ने इसके रिप्लाई में क्या कहा कि डिवाइड इंडिया एंड गो। उसके बाद गांधी जी टाग हुई 1944 के अंदर। देसाई लियाकत पैक्ट हुआ 1945 के अंदर। नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ 1950 के अंदर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। देसाई जो था वो 45 में हुआ, और जो नेहरू था वो 1950 के अंदर हुआ। ठीक है। उसके बाद 1945 और 46 के अंदर इलेक्शन करवाए गए, जिसमें मुसलमानों ने सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर 87% और प्रोविजनल के अंदर 95% हासिल की। फिर कायदे आजम ने 1946 के अंदर विक्ट्री डे डिक्लेयर कर दिया कि अब हम जो है वो जीत चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो बन जाएगा। 1946 के अंदर कैबिनेट बैठी। ठीक है, कैबिनेट के अंदर कांग्रेस ने, ये भी आपने दोनों बातें याद रखनी है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब बैठा 1946 के अंदर, और इसमें कांग्रेस ने क्या डिमांड डिमांड की और मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की। कांग्रेस ने डिमांड की थी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि दो कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, डबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान ने 3 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए बी सी, तीनों आपने याद रखने हैं। ग्रुप ए के अंदर जो ऐसे प्रोवेंस थे जिनके अंदर हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी वो 6 थे, उनको रखा गया। ग्रुप बी के अंदर पंजाब सिंध बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी रखा गया। अभी जो हमारे प्रोवेंसेज हैं एनडब्ल्यूएफपी को केपीके में कन्वर्ट कर दिया गया, इनको रखा गया। ग्रुप सी के अंदर जो था वो असम और बंगाल को रखा गया। 4 जुलाई को रेडियो के ऊपर पार्टीशन जो थी वो अनाउंस हो गई। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम बने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे वो भी कायदे आजम बने। ये इसके पीछे जो सारी स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हमारा पाकिस्तान बन चुका है। ठीक है, अब हमने पाकिस्तान के बनने से अब तक जो शहबाज शरीफ है तब तक की हमने सारी डिटेल पढ़नी है, क्या क्या पाकिस्तान में हुआ है, कौन कैसे आया है, किसने कैसे रूल किया है, हमने यूएनओ को कब ज्वाइन किया, किस तरह किया, एलएफओ क्या है उसे कैसे इशू किया गया, किस किसने किया, कितने मार्शल लॉ लगे, कितने कॉन्स्टिट्यूशन आए। ये सारी चीजें हम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो कायदे आजम बने। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल का जनरल बने ना, इनकी ओथ ली थी राशिद ने। राशिद, अब आपने मुझे बता ये, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट में चलने पढ़ा दूंगी, आप पे नहीं छोड़ती। पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो। उसके बाद है इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन बने। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ वासराय और गवर्नर्स आ जाते हैं, इनको आपने देख लेना है। ये मैंने आपके साथ पेज ग्रुप में शेयर भी किया था, मैं अगेन शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको भेजा जाए तो आप पढ़ लेंगे। चलें, अब हमने 1947 से स्टार्ट करनी है और 2022 तक सारी पढ़ देनी है। मैं थोड़ी सी बातें आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से लेके चलना है। और हमने अभी जो मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनकी गवर्नमेंट है, तो हमने कैसे ये गवर्नमेंट बनी, यहाँ तक हमने हर एक चीज को डिस्कस करना है, कोई भी चीज हमने मिस नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, तकसीम जब हुई पाकिस्तान की तो उस वक्त पाकिस्तान के कितने सूबे थे? जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हुए 3 सूबे थे। प्रिंसली स्टेट कितनी थी? 562 थी। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी कश्मीर थी और दूसरी जो थी वो हैदराबाद थी। अब पाकिस्तान पीछे हमने बना लिया ना, तो हम अब पाकिस्तान को ही पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेट जो पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया वो बहावलपुर थी। आपने डेट भी याद रखनी है, अक्टूबर 1947 के अंदर।
उसके बाद हमारे पास फर्स्ट गवर्नर पाकिस्तान के, इंडिया के, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 वार्स जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। पहली 1947 से 48 में हुई थी कश्मीर इशू के ऊपर, दूसरी 1965 में ये भी कश्मीर के इशू पर हुई थी, 1971 के अंदर बांग्लादेश इशू पर हुई थी, और 1999 में कारगिल वार हुई थी। ये मैं आगे डिटेल में जाके पढ़ाऊंगी। फिर हमारे पास आता है 1962 के अंदर जो है वो इंडिया और चाइना की वार हुई, जिसे साइनो इंडिया वार कहते हैं। ये भी यहाँ पे कर लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया है। 1962 के अंदर क्या हुआ, साइनो इंडिया वार हुई जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुई। चाइना ये जंग जीत गया और उसने कश्मीर के एरिया आकाशी चिन्ह पर जो है वो कब्जा कर लिया। पाकिस्तान और चाइना का जो है वो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 1963 के अंदर, और पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दी शख्सगम वैली जो थी वो अभी चाइना के पास है, पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट दी थी। उसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर जो है उसकी डिवीजन 3 है और उसके डिस्ट्रिक्ट जो है वो 10 है। फिर आपने इसके बॉर्डर की लेंथ भी याद कर लेनी है। जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, इसका जो बॉर्डर बना उसकी लेंथ है 595 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास आता है पंजाब के जो है पार्टीशन होने से पहले सीएम कौन थे। ठीक है, जब बिफोर पार्टीशन इसके सीएम थे खिजर हयात। आपने याद रखना है, पेपर में इसी तरह से पूछते हैं, बिफोर पार्टीशन कौन थे, आफ्टर पार्टीशन पहले कौन थे। बिफोर पार्टीशन इसके सीएम थे खिजर हयात, आफ्टर पार्टीशन इसके पहले सीएम इफ्तिखार महमूद महमूद थे, और जो दूसरे थे वो मुमताज दौलताना थे। सिंध जो थे इसके बिफोर पार्टीशन गुलाम हुसैन थे, और आफ्टर पार्टीशन इसके अयूब खोरो थे। NWFP जिसे अभी KPK के नाम से जाना जाता है, इसके पहले सीएम जो थे वो खान अब्दुल जब्बार थे, जिसे आप डॉक्टर खान साहब कहते हैं। उसके बाद इसके सेकंड जो थे वो अब्दुल कयूम खान थे। फिर हमारे पास गवर्नर आते हैं। ठीक है, गवर्नर में जो पंजाब था इसके पहले गवर्नर फ्रेंजिक मोडी थे। जो पहले मुसलमान थे वो सरदार अब्दुल राब निश्तर थे। और इसके जो तीसरे थे वो आई आई चंद्रीगढ़ थे, और आई आई चंद्रीगढ़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं पाकिस्तान के। ये भी मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, पंजाब के याद रखने हैं, तीनों के नाम याद रखने हैं। पंजाब का पहला गवर्नर कौन था, फ्रेंजिक मोडी था। दूसरा सरदार अब्दुल राब निश्तर, और जो तीसरा था वो आई आई चंद्रीगढ़ था। और आई आई चंद्रीगढ़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर भी था। फिर सिंध के गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह पहले गवर्नर थे, और KPK के जॉर्ज थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी फोर्सेस हैं उसका आता है। आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। फर्स्ट जो थे वो फ्रैंक मैजरे थे। फर्स्ट मुस्लिम अगर पूछे तो अयूब खान थे। अगर मुस्लिम मुस्लिम का वर्ड साथ मेंशन नहीं करे फिर आपने फ्रैंक मैजरे पर ही टिक करनी है। PF के पहले कमांडर इन चीफ जो थे वो अलान पैरे थे, और जो मुस्लिम थे वो असगर खान थे। नेवी के जो पहले थे वो जेम्स जेफर्ड थे, और जो पहले मुस्लिम थे वो मोहम्मद सदीक थे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी के पहले चीफ टिक्का खान थे। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। आर्मी का जो चीफ का ओहदा है ये कब बनाया गया, ये डिटेल भी मैं आपको सारी बताऊंगी। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी जो थी वो टिक्का खान थे। PF के जफर अहमद थे, और नेवी के हसन हफीज अहमद थे। अब आपकी असाइनमेंट इस वाले लेक्चर के अंदर ये है कि आपने मुझे बताना है कि करंट आर्मी के चीफ कौन है, PF के कौन है, और नेवी के कौन है। ठीक है, तीनों के आपने बताने हैं। आर्मी के कौन है, PF के कौन है, और नेवी के कौन है। अच्छा, आर्मी जो है ना उसका सबसे बड़ा जो रैंक होता है वो फील्ड मार्शल होता है, सबसे बड़ा। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल आया है। आपने मुझे उसका नाम भी बताना है कि वो कौन है। ठीक है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका जो सबसे बड़ा रैंक है वो फील्ड मार्शल है। और अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक जितने भी हमारे चीफ आए हैं, जो भी आए हैं, उनमें फील्ड मार्शल एक ही बंदा था। वो कौन था उसका आपने मुझे नाम बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।